ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स। ये जैसे हमने सरकारिया कमीशन तो पता था कि सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच, तो उसी तरह से दो और कमिटीज़ बनाई गई थी। दो और कमिटीज़ जो बनाई गई थी सेंटर और स्टेट के रिलेशंस की स्टडी करने के लिए। सो दे वर द पुंची कमीशन एंड राज मन्नार कमीशन। नाउ अच्छा ये होता कि इनके ईयर्स भी अगर दे देते, बट एनीवेज आई रिमेंबर दैट सरकारिया कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1983 और उसने रिपोर्ट बनाई थी 1988 में। एंड नाउ it's your task to find out like in K when was this commission formed and when was this commission formed in relative to the Sarkaria Commission. Then article 153 से 167 की बात करें तो ये गवर्नर की बात करता है and he should be 35 years old and गवर्नर का जो है पार्ट 6 में दे रखा है। वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 6, ऊपर हमने पार्ट्स पढ़े थे, तो गवर्नर पार्ट 6 में दे रखा है। नाउ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये क्या बोलता है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 क्या बोलता है कि गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स बनाएंगे। 7th अमेंडमेंट 1956। देन टेन्योर इज़ 5 years बट यूजुअली सब्जेक्ट टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सही बात है। फर्दर ही कैन सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। और 239 में क्या है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जबकि बाकी स्टेट्स में सिस्टम अलग होता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ आई डोंट नो, मे बी शायद गवर्नर, हाँ। बट यहाँ पे देखो तो 239 की बात करें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेयर एज गवर्नर इज़ इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन है? गवर्नर है। जम्मू एंड कश्मीर 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसमें कि 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई थी, जम्मू कश्मीर एज वेल एज लद्दाख, दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया। उसके बाद जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेचर दे दिया और लद्दाख से लेजिस्लेचर हटा लिया। तो जिसमें एल आ रहा है यानी कि लद्दाख, उसमें लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो ये चीज़ याद रखनी है। देन प्रेसिडेंट अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन अबव टू। अब यहाँ पे सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं और ठीक है बाकी स्टेट्स में गवर्नर्स होते हैं। तो एक बार फिर से ये देख लो, आर्टिकल 153 से 167 तक गवर्नर की बात लिखी गई है। ही शुड बी 35 years ओल्ड। एंड 7th अमेंडमेंट 1956 की बात की मैंने, गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 239 की बात की, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। एंड जम्मू एंड कश्मीर 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। Then president appointed lieutenant governors in above two. Then governor has the right to nominate 1/6 member. Governor has the right to nominate 1/6 members in the legislative council. जो स्टेट का सेकेंड हाउस होता है उसमें गवर्नर कैन नॉमिनेट 1/6 members इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। एंड 104th अमेंडमेंट क्या बोलता है कि गवर्नर नो लॉन्गर नॉमिनेट्स 1 एंग्लो इंडियन इन द स्टेट असेंबली। तो ये तो अभी हाल ही में हुआ था 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत जो एक एंग्लो इंडियन स्टेट असेंबली में गवर्नर नॉमिनेट करता था, ये प्रथा अब ख़त्म हो चुकी है। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन, गवर्नर अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल अंडर द आर्टिकल 165। गवर्नर अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल, तो ये जो आर्टिकल है इसको आप याद रखो कि एडवोकेट जनरल का है। एंड ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जैसे वहाँ पे अटॉर्नी जनरल होता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वैसे मतलब 76 होता है ना अटॉर्नी जनरल का, तो उसी तरह से एडवोकेट जनरल का भी है। नाउ एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशंस ये होनी चाहिए कि शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू बी ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट। देन गवर्नर कैन सेंड अ बिल मैक्सिमम वंस फॉर असेंबलीज रिकन्सिडरेशन। ये भी मेरे ख्याल से 165 में ही लिखा हुआ है, गवर्नर कैन सेंड अ बिल एट मैक्स वंस फॉर असेंबलीज रिकन्सिडरेशन। देन आर्टिकल 200 की बात करें, सो गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। गवर्नर ऑर्डिनेंस 213 में लिखा हुआ है। देन 161 की बात करें तो गवर्नर के पार्डनिंग पावर हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट। फिर से बता रहे हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन, सस्पेंड एंड कम्यूट। रेमिट 2 बार क्यों? ये 5 ही होते हैं, ठीक है। तो वही मैं कहूँ 6 कैसे हो गए? तो रिप्राइव, रिस्पाइट, कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है। रिप्राइव और रिस्पाइट इनके जो बिल्कुल डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है वो पढ़ लेना कि रिप्राइव, हाउ इज़ रिप्राइव डिफरेंट दैन रिस्पाइट, ठीक है। तो रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट
सस्पेंड और कम्यूट, ये 5 पार्डनिंग पावर्स हैं गवर्नर के। देन सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू वाज फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया हैं ये, ठीक है। 15 अगस्त 1947 टू 2 मार्च 1949। तो ये डेट तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, सबको पता है 2 मार्च 1949, यहाँ तक ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया थी। तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में ही थी। एनीवेज, तो सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द एंटायर कंट्री, और वो जैसे ही देश आज़ाद हुआ था वहाँ से लेके 2 मार्च 1949 तक अपने टेन्योर में रही थी। फिर मैंने बताया 161, 165 भी बताया है अभी, और आर्टिकल 200 और आर्टिकल 213 भी बताया है। तो ज़रा जल्दी से ये रिवाइज कर लेते हैं। 165 में एडवोकेट जनरल है, 165 में गवर्नर अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल, ठीक है। और गवर्नर कैन सेंड अ बिल एट मैक्स वंस for assembly's reconsideration, so that is also I think written in 165. Then article 200 में लिखा है कि governor reserves a bill for president's consideration, और under what 5 या 6 factors होते हैं based upon which governor reserves a bill for president's consideration, वो 5 या 6 factors आपको पढ़ने हैं, वो देख लेना। Now governor ordinance making power article 213 में दिया है। Then आर्टिकल 161 में लिखा है गवर्नर्स पार्डनिंग पावर, तो रिस्पाइट हो गया, रिप्राइव हो गया, रेमिट, कम्यूट एंड सस्पेंड। तो ये 5 पार्डनिंग पावर हो गया। फिर सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, 2 मार्च 1949 तक इनका टेन्योर चलता है। देन देयर वाज मच डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो देयर वाज मच डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिगार्डिंग इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन द स्टेट। तो ये बीजी खेर एंड जेबी पंत वर इन फेवर ऑफ इलेक्शन, वाइल ये इलेक्शन के फेवर में थे, जबकि अंबेडकर एंड नेहरू वर इन फेवर ऑफ नॉमिनेटेड गवर्नर। सम बेनिफिट्स ऑफ नॉमिनेटेड गवर्नर क्या था कि इलेक्शन का खर्चा बच जाता। दूसरा यह था कि अवॉइडिंग क्लैश ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड गवर्नर पॉसिबल, क्लैश ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ चीफ मिनिस्टर एज वेल एज गवर्नर। तो अगर गवर्नर भी पॉलिटिकली इलेक्ट होके आता तो उसके भी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होते, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर के भी होते, दोनों ही इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस क्लैश ना हो, इसलिए नॉमिनेशन के फेवर में गए नेहरू और अंबेडकर, ठीक है। तीसरा रीज़न था कि सेंटर वुड नॉट हैव इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द स्टेट अदरवाइज, ठीक है। ये तो आज की डेट में प्राइमरीली यही रीज़न बन गया है कि देयर शुड बी अ नॉमिनेटेड गवर्नर। तो मेन इसमें यही है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हुई थी उसमें ये 2 लोग थे, बीजी खेर एज वेल एज जेबी पंत। बीजी खेर एंड जेबी पंत जो ये चाहते थे कि गवर्नर जो होता है वो इलेक्ट हो गया आना चाहिए, वेर एज नेहरू एंड अम्बेडकर दे वांटेड कि जो गवर्नर होता है वो केंद्र के द्वारा नॉमिनेट करके भेजा जाना चाहिए। उससे 3 फ़ायदे थे, एक तो इलेक्शन का खर्चा बचा, दूसरा अवॉइडिंग क्लैश ऑफ पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ गवर्नर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर, और तीसरा कि अगर नॉमिनेट करके भेज रहे हैं केंद्र के द्वारा तो उससे एक इफेक्टिव कंट्रोल इस्टेब्लिश रहेगा केंद्र का स्टेट पे थ्रू द गवर्नर, ठीक है। फिर आगे देखें डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। सो डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर की बात करें तो यहाँ देखो कि हाँ, जैसे कि वहाँ पे है कि अगर मेजॉरिटी नहीं होती है तो वो डिज़ोल्व कर देता है, वैसे ही यहाँ पे है कि ये कभी भी गवर्नमेंट को पूछ सकते हैं अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए। देन टर्मिनेट द सीएम हु हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस ऑफ असेंबली, ठीक है। देन असेंट विदहोल्ड और रिटर्न और रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। यहाँ पे देखो असेंट कर सकता है या विदहोल्ड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है फॉर रिकन्सिडरेशन, या फिर रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए। नाउ कॉलिंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, ये भी डिस्क्रिशनरी होता है, बट हाँ मतलब डिस्क्रिशनरी ही होता है वैसे कहने को। इसके लिए काफ़ी कंट्रोवर्शियल रीजंस दिए जाते हैं कि अभी ये प्रेसिडेंट की मतलब फ्लिमजी एटीट्यूड पे एट द मर्सी ऑफ द एटीट्यूड ऑफ प्रेसिडेंट हो चुका है, बट कॉलिंग फॉर प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, ठीक है। देन गवर्नर नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ही शुड जस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दैट टू नॉट नेसेसरली बाय बर्थ। So he should be a citizen of India and 35 years old. His oath is subscribed in the presence of Chief Justice of the High Court of the state or senior most judge of the High Court in the format as prescribed in Article 159. तो oath taking की बात अगर हम बताएं तो मेरे ख्याल से आर्टिकल 60 की में oath taking of the president दिया था
कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करेंगे ओथ टू द प्रेसिडेंट, उसी तरह से यहाँ पे आर्टिकल 60+89 अगर हम लोग करते हैं तो आई थिंक इट इज़ 60 में 80 जोड़ोगे तो 140 आएगा ना, तो 140 + 9 तो 149, ये आर्टिकल 159 कैसे है? तो ये एक बार कंफर्म कर लेगा कि ओथ टेकिंग बाय द गवर्नर ऑफ अ स्टेट किस आर्टिकल में दिया है, ओथ टेकिंग बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट किस आर्टिकल में दिया है। हालांकि उसका जो सब्जेक्ट मैटर है कि द ओथ ऑफ द गवर्नर शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये तो मुझे पता है, बट वो किस आर्टिकल में आता है ये देखना है। मूविंग ऑन, सो सरकारिया 1983 में जो कमीशन बना था उसने कहा था कि गवर्नर शुड बी अ डिटैच्ड फिगर outside the state. The governor cannot be removed by the state legislative assembly. He can only be removed by the president on the advice of the council of ministers. In reality, there is no procedure laid down in the constitution for the removal of governor, but the governor is responsible to the president only. ठीक है, ये तो पता ही मुझे। बस सरकारिया की ये रिकमेंडेशन याद रखो कि गवर्नर शुड बी अ पोलिटिकली डिटैच्ड फिगर एंड दैट टू नॉट बिलोंगिंग टू द स्टेट, जहाँ पे वो गवर्नर बने हैं वहाँ के नहीं रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो फिर जस्ट लाइक आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक पार्लियामेंट इस एक्चुअली 3 अंगों से बनता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, गलत हो गया है, एज वेल एज गवर्नर। नाउ गवर्नर वर्किंग फॉर मोर देन वन स्टेट, हिज अलाउंस शैल बी एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिटरमिन। तो वो भी प्रेसिडेंट के प्रेरोगेटिव पे है। नाउ आर्टिकल 155 में लिखा है कि गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 154 ही इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। एंड 156 हिज टेन्योर ऑफ द गवर्नर एंड 161 पार्डनिंग पावर्स। इसमें सिर्फ 161 इंपॉर्टेंट है एंड 155 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी मूव्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये आर्टिकल 361 सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस डजंट मीन कि उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सकती। ये बात सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट इम्यूनिटी देता है गवर्नर एज वेल एज प्रेसिडेंट को। सिविल प्रोसीडिंग्स कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती हैं, तो ये बात लिखी है 361 सब क्लॉज 2 में। हाउएवर सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी मूव्ड अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर विद 2 months ऑफ नोटिस, लेकिन 2 months ऑफ नोटिस देना चाहिए, ये बात लिखी है 361 सब क्लॉज 4 में। तो 361 सब क्लॉज 2 में नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और 361 सब क्लॉज 4 में सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, देन गवर्नर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स द ऑफिस। ये भी बात सही है, गवर्नर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं उनका टर्म एक्सपायर हो जाए, उसके बावजूद वो ही विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स ऑफिस। तो ये तो सही बात है। दैन पद्माजा नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर हम लोग सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात करें तो पद्माजा नायडू वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर एंड शी वॉज डॉटर ऑफ सरोजनी नायडू। दैन 1980 की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर टू बी डिसमिस्ड। अभी मैंने बोला कि प्रेसिडेंट ही हटा सकता है, तो प्रेसिडेंट ही हटाया होगा, तो इनका नाम था पटवारी फ्रॉम तमिलनाडु, और 1981 में अगेन राजस्थान गवर्नर रघुकुल। तो ऐसे 2 इंस्टेंसेस हुए हैं। देखो, एक बार तमिलनाडु में सम पर्सन नेम्ड पटवारी गॉट डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द पोस्ट ऑफ गवर्नर, सो दैट वाज तमिलनाडु का केस था, उनका नाम क्या था, पटवारी, एंड दैट वाज 1980। और फिर 1981 में राजस्थान में हुआ, रघुकुल नामक व्यक्ति जो गवर्नर थे वहाँ के, उनको डिसमिस कर दिया गया था। ठीक है, ओके, तो अभी स्टेट लेजिस्लेचर से स्टार्ट करते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी हमने एक पॉइंट ऊपर पढ़ा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिस तरह से प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा मेक अप द पार्लियामेंट, उसी तरह से जो स्टेट लेवल पे होता है, स्टेट लेजिस्लेचर कंप्राइजेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज द गवर्नर। यहाँ पे सी लिख लेना, सी गलत हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ चीफ मिनिस्टर इज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब ये दिया है एक्ट 164 में। 168 में ये लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ द असेंबली, काउंसिल एज वेल एज गवर्नर। अब जो मैं वहाँ बता रहा था वो 168 के रूप में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और चीफ मिनिस्टर टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ये 164 में लिखा हुआ है। देन स्मॉलेस्ट यूटी असेंबली कौन सी है जिसमें सबसे कम सीट्स हैं,
तो पुडुचेरी का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको मैं अब आगे से SLA बोलूँगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेम एज SLA। तो यूटी में अगर देखा जाए तो पुडुचेरी SLA हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ सीट्स 32। एरिया वाइज देखें अगर तो स्मॉलेस्ट असेंबली कौन सी है, सिक्किम की है, सिक्किम की है। और लार्जेस्ट असेंबली अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, 403 इसमें सीट्स हैं। तो अगर सीट्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पुडुचेरी है। और एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिक्किम है, सिक्किम एरिया वाइज, ठीक है ये। और लार्जेस्ट असेंबली आपका 403 है। तो आई डोंट थिंक एरिया वाइज, वाई हैव यू रिटन लाइक स्मॉलेस्ट यूटी असेंबली? ओह आई एम सॉरी, मैंने गलत बता दिया। जो यूनियन टेरिटरी की कैटेगरीज में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में अगर सबसे स्मॉलेस्ट असेंबली वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है तो वो पुडुचेरी है, हैविंग 32 सीट्स। लेकिन अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें तो अमंगस्ट स्टेट्स कौन सा स्टेट है जिसकी विधानसभा में सबसे कम नंबर ऑफ़ सीट्स हैं? तो दैट इज़ सिक्किम, और ये 33 है। तो 32 इज़ इन यूनियन टेरिटरी, द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी विधानसभा 32, और स्मॉलेस्ट दैट इज़ पुडुचेरी, एंड स्मॉलेस्ट विधानसभा अमंगस्ट द स्टेट्स तो वो है सिक्किम विद 33 सीट्स। और लार्जेस्ट असेंबली की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है, 403 सीट्स हैं वहाँ पे। राइट, देन मूविंग ऑन, आर्टिकल 170 में लिखा हुआ है कि ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज सच दैट द नंबर ऑफ सीट्स allotted to it shall be so far as practicable be proportionally same throughout the state। मतलब ये बात मतलब डिलिमिटेशन को लेकर लिखा हुआ है यहाँ पे कि divided into territorial constituencies such that the number of seats allocated to each territorial constituencies so far as practicable be proportionally be same throughout the state। The number of seats allotted to it, ठीक है, number of seats allotted to a constituency shall be proportionally same throughout the state for all the other constituencies, ठीक है। तो this is written in 170। तो number of seats allotted to a constituency divided by the population of the that particular constituency, और जो नंबर आएगा that number is to remain same for throughout the state, ठीक है, कोशिश की जाती है। तो this is given in article 170। then 84th amendment 2001 में क्या लिखा है कि the number of seats of state legislative assembly will remain same till 2026। the number of seats in the state legislative assemblies will remain same till 2026। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी तो देख लेते हैं। 2026 तक number of seats in the state legislative assembly to remain same। now only 3 union territories Delhi, Puducherry and Jammu and Kashmir have legislative assemblies। then state legislative assembly का criteria होता है 25 साल का होना चाहिए प्लस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। then state legislative assembly का quorum क्या होता है, 10 members minimum या फिर 10% of the total members of the house, ठीक है, दोनों में 10-10 है, 10 members कर लो या फिर 10% of the total members of the house कर लो। आर्टिकल 197 बोलता है द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन एट मैक्स डिटेन अ बिल फॉर 4 months। जो सेकंड हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होता है दैट कैन एट मैक्स डिटेन अ बिल फॉर 4 months। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफ कोर्स द ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, तो दैट इज़ गिवन इन 197। नाउ 169 में लिखा है कि पार्लियामेंट कैन मेक और अबॉलिश द सेकंड हाउस इन द स्टेट। अब ये प्रेरोगेटिव सिर्फ पार्लियामेंट का है कि वो कैन मेक or abolish the second house in the state, that is given in 169। and 191 talks of election related disqualification of member of legislative council। तो ये इतना important नहीं है। 191 जो second house में election होता है state के, वहाँ पे disqualification related issues के बारे में बताता है आर्टिकल 191, ठीक है। 171 talks about the strength of the legislative council which shall be more than 40, तो 40 से ज़्यादा and less than 33% of the strength of the state legislative assembly, और legislative council में minimum age 30 होनी चाहिए। तो this is given in article 171, right। तो अगर हम लोग देखें कि लोकसभा legislative assembly में minimum age क्या होनी चाहिए, तो 25 years and it should be a citizen of India। legislative council में क्या होनी चाहिए minimum age, तो 30 years होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी तो citizen of India तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर हम
एक अमेंडमेंट हमने पढ़ा 84th अमेंडमेंट 2001 का था वो। उसमें ये लिखा था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स दैट आर टू रिमेन सेम टिल द ईयर 2026। फिर हमने देखा था कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोरम वो आइदर 10 मेंबर्स होना चाहिए या 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 10% होना चाहिए, दैट इज़ अ कोरम। दैन आर्टिकल 197 की बात करें तो द सेकेंड हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज़ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कैन विदहोल्ड अ बिल और डिटेन अ बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 months। देन तो ये बात लिखी हुई थी आर्टिकल 197 में। सेकेंड हाउस यानी कि काउंसिल कैन डिटेन अ बिल फॉर मैक्सिमम 4 months, दिस इज रिटन इन 197। फिर 169 में लिखा है कि पार्लियामेंट कैन मेक और abolish the second house in the state, और 191 talks of the election related disputes, not disputes, election related disqualification of the legislative council. Not very important article, you can skip that. Okay, 171 talks of the strength of the legislative council, ये important है। तो legislative council का strength 40 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 1/3 of the state legislative assembly से कम होना चाहिए। और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का मिनिमम एज 30 होना चाहिए। राइट, मूविंग ऑन। 6 स्टेट्स विद सेकंड हाउस जो हैं, जहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है या सेकंड हाउस भी बोलते हैं उसको, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पे आपका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वेयर, तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र एज वेल एज कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना, इन 6 जगहों पे आपका सेकंड हाउस मिल जाता है वेयर यूपी हैज़ मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 100। अभी मैंने बताया था कि 40 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 1/3, ये कहाँ लिखा है यार, ये 33.33% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। तो यूपी में जो है 100 मेंबर्स हैं, यूपी हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 100 पूरे इंडिया में अगर देखा जाए। ठीक है, तो 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे सेकंड हाउस मिलता है पहली बार, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, और उसमें उत्तर प्रदेश में जो सेकंड हाउस है यानी कि काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट्स पाई जाती हैं जो कि 100 है। नाउ व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये भी स्टेटमेंट सही है। नाउ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर 6 years. So MLCs are elected for 6 years, and about 1/3 of the members retire every second year. 1/6 are nominated by the governor. मैंने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1/6 in the legislative council are nominated by the governor. Now 1/3 are elected by the legislative assembly from amongst the members who are not member of the legislative assembly. 1/3 are elected by the legislative assembly from amongst the members who are not member of legislative assembly. 1/3 by local bodies, and 1/12 by third-year graduates residing within the state, and 1/12 by the secondary level teachers with 3 years of experience. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो गवर्नर क्या नॉमिनेट कर रहा है 1/6, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से कितने इलेक्ट किए जा रहे हैं, 1/3, तो 1/6 हो गया, 1/3 हो गया। देन जो थर्ड ईयर ग्रेजुएट्स हैं उनके द्वारा 1/12 है, और टीचर्स के भी द्वारा 1/12 है, और 1/3 बाय द लोकल बॉडीज़ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ से है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 1/3 कर रहा है, और लोकल बॉडीज़ 1/3 कर रही हैं। गवर्नर 1/6 कर रहा है, और थर्ड ईयर ग्रेजुएट्स 1/12 कर रहे हैं, और 3 years of experience worth teachers within that state 1/3 कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे जो है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट किए जाते हैं, और उनका पीरियड 6 years होता है, एंड 1/3 ऑफ देम रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। तो ये भी हो गया। दैन 170 आर्टिकल सेज दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस दैन 60 members बट लेस दैन 500। तो ये बात यहाँ लिखी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। एक्चुअली ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लिमिट्स बता रखा है, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 60 से अबव और 500 से कम होनी चाहिए, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की 40 से अधिक एंड 1/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कम होना चाहिए। नाउ हाउएवर सिक्किम इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस,
while 164 states, तो लेकिन सिक्किम इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस, सिक्किम के लिए ये एक्सेप्शन है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 164 स्टेट्स दैट द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स बेसिकली 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, और 12 से तो अधिक ही होने चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पे देख लिया कि 12 से तो अधिक होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला रूल जो है यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स पे भी लागू होता है कि जितने लोकसभा हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा के 15% से कम होना चाहिए यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स। तो वही यहाँ पे भी लागू होगा कि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स भी 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए या उससे कम, और एक मिनिमम भी बता रखा है कि 12 से तो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये काउंसिल मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ठीक है। और हिमाचल में 68 सीट्स हैं, वाइल मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर ऑल हैव 60 सीट्स। तो हिमाचल में 68 हैं और मेघालय, अरुणाचल और मणिपुर में 60 सीट्स हैं। अकॉर्डिंग टू 191, इलेक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन वर्डिक्ट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नर एंड इट इज़ फाइनल। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट के केस में इलेक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन वर्डिक्ट इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नर। 174 में लिखा है गवर्नर हैज़ द पावर टू प्रोरोग द विधानसभा। प्रोरोग द विधानसभा की अथॉरिटी किसके पास है? गवर्नर के पास है। तो ये दोनों पावर्स ऑफ गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार देख लेना। प्रोरोग द विधानसभा की पावर गवर्नर के पास है, एंड इलेक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन verdict is decided by the governor and it is final. Now in the aftermath of Ayodhya temple incident 1992, state legislative assembly of BJP ruled Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh were dissolved. ये 3 राज्यों की विधानसभा डिसॉल्व हो गई थी जब ये अयोध्या टेम्पल इंसिडेंट हुआ था। ऑल्सो आंध्रा हैड proposed reservation for Muslims in jobs and education but the matter is pending in Supreme Court. तो ये अभी ये पेंडिंग है, तो इसको छोड़ दो, इससे क्या होगा। बट जस्ट एक फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हो कि जब अयोध्या का टेम्पल जो डिमोलिशन हुआ था 1992 में, तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभाएं थी वो डिसॉल्व हो गई थी। द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव कॉमन सिविल कोड इज़ गोवा। वहाँ पे कोडिगो सिविल ऑफ 1867 विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन गोवा इन 1867 अभी भी चल रहा है। तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चलता है। अभी इंडिया में अगर कोई एक जगह ऐसी है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है तो दैट इज़ गोवा, और उस कोड का नाम ये है कोडिगो सिविल कोड, कोडिगो सिविल ऑफ 1867। बट अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बन चुका है। कंटिजेंसी फंड इज़ क्रिएटेड एज एन इम्प्रेस्ड अकाउंट टू मीट सम अर्जेंट एक्सपेंडिचर। इट कैन बी अप्रोप्रिएटेड फॉलोड बाय पार्लियामेंट्री अप्रूवल। फॉलोड मतलब पहले एक्सपेंडिचर कर दो, उसके बाद मतलब पहले अप्रोप्रिएट कर दो, उसके बाद पार्लियामेंट्री अप्रूवल लो, ठीक है। The amount drawn is returned from Consolidated Fund of India. The amount that is drawn is मतलब refill कर दिया जाता है from the Consolidated Fund of India. तो 167 में लिखा है duties of the Chief Minister communicate everything to Governor। जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि आर्टिकल 78 में जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू कम्युनिकेट एवरीथिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 78 में 89 जोड़ोगे तो आपका 167 आ जाएगा। रियली 89 जोड़ते हैं 99, एनीवेज। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू कम्युनिकेट एवरीथिंग टू द गवर्नर अबाउट द लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑन गवर्नर्स डिमांड सबमिट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट विच हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल मिनिस्टर। सो गवर्नर ये भी कह सकता है कि गवर्नर कैन डिमांड फॉर द कंसिडरेशन बाय काउंसिल मिनिस्टर्स ऑफ एनी मैटर विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अ पर्टिकुलर मिनिस्टर बट नॉट टेकन अप इन डिटेल बाय द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये भी 167 में लिखा है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ हैं ये, स्पेशली टूवर्ड्स द गवर्नर। तो एक तो ये कि लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के बारे में सारी कम्युनिकेशन बताना है गवर्नर को, और दूसरा ये कि अगर कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है कोई डिसीजन ले चुका है जो कि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स के द्वारा डेलिब्रेट नहीं किया गया है, तो गवर्नर कैन डिमांड द चीफ मिनिस्टर टू रेज दैट पर्टिकुलर इशू इन द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर टू बी टेकन अप। तो वो भी 167 में लिखा है। नाउ सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट थी। सरोजनी नायडू फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एनी स्टेट थी। और
उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी बनी थी। मेरे ख्याल से सरोजनी नायडू भी गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश ही बनी थी। तो दोनों में कॉमन है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ मैंने बता दिया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, और मिनिमम एज फॉर पंचायत इलेक्शंस 21 होनी चाहिए। नाउ स्पीकर ऑफ स्टेट असेंबली कैन सबमिट रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर। Speaker of State Assembly can submit the resignation to Deputy Speaker. However, a Speaker continues to hold office even after dissolution of Assembly until immediately before the first sitting of newly constituted Assembly. ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि Speaker of the State Assembly submits resignation to the Deputy Speaker. Then State Legislature by law established State Contingency Fund. अब ये स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड स्टेट contingency fund. The chief secretary is chosen by the chief minister and appointed by the governor. He is the head of the state's administrative machinery and has no fixed tenure. ठीक है, chief secretary is the custodian of the state contingency fund. और state contingency fund has a statutory status, not constitutional status. ऐसा तो मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ के लग रहा है, but I will confirm that. Now, chairman or deputy chairman of the second house can be removed by its members through majority. Chairman plus deputy chairman are elected by the members of the council. ठीक है, तो chairman and deputy chairman are elected by the members of the council from within the council. ठीक है, and they can be removed by the members of the council themselves through majority. Now, a state having no second house can pass a resolution to that effect by a majority of the total membership. मतलब ये हो गई ऑब्सोल्यूट मेंबरशिप प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये इस टोटल कंबाइंड वोटिंग को हम स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। तो अगर सेकंड हाउस नहीं है किसी राज्य में तो वो इस रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ अ सेकंड हाउस बाय दिस सॉर्ट ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी वोटिंग। हाउएवर इट डज नॉट इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक एक्शन फॉर इनिशिएटिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ नो डिस्कशन ऑन a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of the presiding officer. No discussion on a matter of general public importance can take place except through a motion made with the consent of the presiding officer. तो MOA cannot raise a question of privilege, should be restricted to matter of recent occurrence. ये keywords देखो, प्रिविलेज से जुड़ा नहीं होना चाहिए, रीसेंट ऑकरेंस का होना चाहिए, एंड नॉट मोर देन वन सच मोशन कैन बी मेड इन द सेम सिटिंग। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉर्नमेंट मोशन। ठीक है, तो नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन अ मोशन मेड विद कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो जाता है। अब हम हाई कोर्ट्स का कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक।